सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूं फाइनल एडिशन ऑफ द रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हम एमसीक्यूज देख रहे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आते हैं एसएससी सीजीएल में से। उसमें से मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं करंट अफेयर्स के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और अपनी मैंने आई थिंक आई डिड क्वाइट वेल इन माय एग्जाम। सो उस बेसिस के हिसाब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं, तो उनको आप देख सकते हो। और इसमें हम 150 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर की मैंने क्वेश्चंस को इस तरह फ्रेम किया है, उनके ऑप्शंस को इस तरह फ्रेम किया है कि अराउंड 150 से 200 क्वेश्चंस वो बन जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 250 क्वेश्चंस हैं जो कि 5 पार्ट सीरीज में हमने कवर किए हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अराउंड 750 से 1000 क्वेश्चन हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, जो कि आज हम खत्म करने वाले हैं सीरीज। तो यदि आप पूरी सीरीज देखने आते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज का नाम है, तो रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज है वो। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। यदि आप नए हो हमारे चैनल पे, पहली बार आए हो, कोई बात नहीं, वीडियो को आराम से अंत तक देखो। अगर आपको लगे, आपको पसंद आए और लगे हमने कुछ मेहनत की आप तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कंटेंट पहुंचाने में जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद आए तब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो ही एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी है हमारा आप इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि अल्टीमेटली बन जाएंगे 150 से 200, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए गए हैं। तो देख लेते हैं 200 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, इंडिया की रैंक सही नहीं दी थी इन्होंने, कह रहे हैं गवर्नमेंट ने बहुत विरोध किया था कि प्रेस की फ्रीडम क्या है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो पहले तो आपको चीज पता चल गई कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो आर WB, ठीक है, विदाउट बॉर्डर्स है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया वाज रैंक एट विच पोजीशन? तो इंडिया की रैंक क्या थी? ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023 में भारत का क्या स्थान रखा गया है? तो 161st, 150, 131 या 125। तो इंडिया को 161st पोजीशन में रखा गया था। ठीक है, जो इससे पहले वाला एडिशन था, प्रीवियस एडिशन, ठीक है, 2022 में इंडिया को 150th रैंक पे रखा गया था, उसको डिटेरियोरेट करके 161 कर दिया गया है। और इसमें टॉप कौन रहा? एक तो पब्लिशर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, और टॉप रहा नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज्यादा कहते हैं कि प्रेस को फ्रीडम दी गई है एज पर दिस रैंकिंग्स। ठीक, अगला देख लेते हैं हम इसमें। तो अगला कह रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, रिसेंटली लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ए साथी, बी समृद्धि, सी सक्षम या डी साक्षी। तो ये आपके ऑप्शंस है, और इसका आंसर है, ये बहुत रिसेंट न्यूज है, इसका आंसर है सक्षम। ठीक है, तो सक्षम स्टैंड्स फॉर क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो सक्षम आपको याद रखना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रिलेटेड है। ठीक है, साथ ही ये पोर्टल भी हम देखेंगे, ये सीड से रिलेटेड है। ये भी हमने देखा था करंट अफेयर सीरीज में, सीड प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंडिया में ये पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है ना, तो ये पहले देख लेते हैं सक्षम की फुल फॉर्म क्या है। सक्षम की फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करता है हेल्थ मैनेजर। इस तरह से आपका फुल फॉर्म नहीं पूछनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, पूछते हैं तो ये याद कर लो आप, सस्टेनेबल हेल्थ के लिए रूल्ड है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के लिए है। ठीक है, और साथी की क्या फुल फॉर्म है? ये भी हमने करंट अफेयर्स के में देखा था, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री ऑफ सीड्स के लिए, उसकी स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन को करने के लिए ये था। और समृद्धि जो है, ये हमारा सागर समृद्धि है। ये एक्चुअली सागर समृद्धि किससे रिलेटेड हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी करंट अफेयर्स की सीरीज में, इसमें भी डिस्कस करा था हमने एमसीक्यू वाले में भी। तो ये ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, जो डीसिल्टिंग, जो पानी में से वो निकालते हैं मिट्टी, जिससे कि शिप्स आ सके, हार्बर कर सके, हार्बर तक,
तो सागर समृद्धि ऑनलाइन मॉनिटरिंग करता है ड्रेजिंग को, ठीक है। अगला देखते हैं 203 रिसेंटली विच आईआईटी हैज साइंड एमओयू फॉर सेटिंग अप द फर्स्ट कैंपस ऑफ आईआईटी आउटसाइड इंडिया इन जांजिबार तंजानिया, ठीक है। तो हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के बाहर जांजिबार तंजानिया में आईआईटी का पहला परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किए पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहली चीज क्या पता चली कि कोई आईआईटी है, जो कि हम देखेंगे कौन है, वो एक अपना फर्स्ट आईआईटी होगा जो कि इंडिया से बाहर एक कैंपस सेटअप करेगा, ठीक है। और कहां पे करेगा ये हमें पता चल गया, जांजिबार तंजानिया में, ठीक है, यहां करने वाला है तंजानिया में। तो वो कौन सा आईआईटी है, तो देख लेते हैं, आंसर है आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास जो है वो इसको करने वाला है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आईआईटी बॉम्बे ने पिछली वीडियो में देखा क्या है, क्यूएस रैंकिंग्स वर्ल्ड के, उसमें इंडिया का बेस्ट है ये इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कुछ भी कह लो, 149 पोजीशन पे था, ठीक है ना, ये हमने देखा। और आईआईटी मद्रास जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है एनआईआरएफ, जो रैंकिंग करता है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की, जिसमें मिरांडा हाउस हमने देखा था ना टॉप पे है, तो आईआईटी मद्रास उसमें टॉप पे था। कौन कौन सी कैटेगरी में, ओवरऑल कैटेगरी में प्लस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की कैटेगरी। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस जो इंपॉर्टेंट है वो करनी है। 204 विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, कौन सा राज्य अपना स्वयं का स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तेलंगाना, ठीक है। तो अपनी स्टेट में रोबोटिक्स का इकोसिस्टम प्रमोट करने के लिए, कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो रोबोटिक्स के ऊपर वहां पे अच्छा काम करने लगे, रोबोटिक इंडस्ट्री को वहां पे प्रमोशन मिले उस स्टेट में, एक स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क, ठीक है, पॉलिसी की तरह इन्होंने लॉन्च किया है कि कैसे हम करेंगे। तो कौन सी स्टेट बन गई है भारत की पहली स्टेट, तो आंसर है डी तेलंगाना, ठीक है। अगला देख लेते हैं 205 रिसेंटली एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी इन विच सिटी, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में की है, चंडीगढ़ में की है, जैसलमेर में किया है या जोधपुर में, ठीक है। तो ये एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि वो मैरीटाइम एक कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं लोथल में हम, ठीक है ना, तो वैसे ही एक हेरिटेज सेंटर है एयरफोर्स का, ठीक है। इसके अंदर जो एयरफोर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे वॉर्स के अंदर 1971 65 62 कारगिल वॉर, सब में एयरफोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उनकी उसमें एक एक तरह से उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया गया है सेंटर के अंदर। तो ये बनाया गया है चंडीगढ़ के अंदर, इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो चंडीगढ़ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। 206 देख लेते हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2003 इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, हर साल दो बारी मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड, ये कौन सा है, ये कौन कौन से दिन मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, दो बारी सेलिब्रेट करते हैं हम। व्हाट इज द थीम फॉर 2003, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाती हैं, उनका उनकी अवेयरनेस के लिए एक ये डे सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। तो ये मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो वो दो बारी मनाते हैं जैसे मैंने कहा, तो एयर अर्थ वाटर या फूड, तो इसकी सिंपल थीम थी वाटर। तो आपको बस थीम याद रखनी है, बर्ड से रिलेटेड आपको ऐसे याद रख लो, वाटर, उनको पानी चाहिए, बेसिकली फूड नहीं पानी चाहिए, तो वाटर, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। 207 द फर्स्ट एवर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्डन 23 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री, तो पहली बार एक्सरसाइज हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीर गार्डियन जो एक्सरसाइज है ये किस देश के साथ करी है, इंडिया ने, ठीक है। तो नेपाल, सिंगापुर, जर्मनी या जापान, तो इसका सही आंसर है जापान। जापान के साथ हमने वीर गार्डियन एक्सरसाइज की है 2023 में पहली, और इसके साथ जापान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं वो देख लेते हैं, जाइमेक्स करते हैं एक हम, और एक हम करते हैं मालाबार। ये मलाबार एक्सरसाइज आपने सुनी होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसमें कौन कौन होता है, यूएस, इंडिया प्लस जापान, और इस बार हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करा था, ठीक है ना। तो एक तरह से क्वाड ही हो जाता है ये, तो इसलिए कहते हैं क्वाड की एक्सरसाइज है मलाबार। तो जापान के साथ हम जैमेक्स करते हैं, मलाबार करते हैं, और इस बार ही हमने करी है वीर गार्डियन जो पहली बारी की है, ठीक है ना।
208। अगला देख लेते हैं, ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसजीएसएन रैंक्स इंडिया एट विच पोजीशन। ठीक है, तो सत विकास समाधान नेटवर्क एसडीएसएन द्वारा जारी ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया। तो पहली चीज क्या पता चली, ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स, ये बेसिकली देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, हमारे 17 गोल्स हैं, उसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, याद करने की ट्रिक दी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो उन 17 गोल्स में हर कंट्री ने कितना काम करा है उस गोल्स को अचीव करने की तरफ, तो उनके बेसिस पे रैंकिंग करते हैं ये। तो इंडिया की रैंक पूछ रहा है कि क्या रखी गई है। तो इंडिया की रैंक है 121, और इंडिया का इसमें स्कोर था 60.32। स्कोर मुश्किल है, पूछेंगे डिफिकल्ट बनाएंगे तभी पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी रही, फिनलैंड। तो सबसे ज्यादा क्लोज जो है एसडीजी के अचीव करने को गोल्स को, वो है फिनलैंड। और इंडिया की रैंक है 120। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसडीजी, क्योंकि न्यूज में रहता है, एसडीजी पूछते भी हैं, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का एसडीजी। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पूछते थे, अब एसडीजी पूछते हैं। ठीक है, विच मूवी वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट ऑस्कर्स 2023। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। द एलिफेंट विस्परर्स, ऑल दैट ब्रीथ्स, आरआरआर, या फिर ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये एक जर्मनी की पिक्चर है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मूवीज में जो, जिसमें लगान हमारी नॉमिनेट हुई थी, ठीक है ना, मदर इंडिया नॉमिनेट हुई, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है। ठीक है, तो ये इसको मिला है। हमारी तरफ से कौन सी गई थी, छेलो शो, जो कि सिलेक्ट नहीं हुई थी, फाइनल जो क्वालिफिकेशन नॉमिनेशन में नहीं हुई थी। ठीक है ना, तो ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट उस कैटेगरी में थी। आरआरआर पिक्चर जो है ना, ये पिक्चर नहीं गई थी, फीचर फिल्म कैटेगरी में नहीं गई थी, ये बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में गई थी, या बेस्ट स्कोर, ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में गई थी। ठीक है ना, नाटू नाटू जो सॉन्ग की ऐसे। ठीक है, तो ये था। और एवरीथिंग, ये जो है ना एवरीथिंग, एक मैं आपको मूवी बताता हूँ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको 7 अवार्ड्स मिले ऑस्कर्स। ठीक है, ये अमेरिका की बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्शन, ये भी मिला है इनको। ठीक है, और एलिफेंट विस्परर्स हमारी जो है, ये बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट सब्जेक्ट पे डॉक्यूमेंट्री, इसमें मिला है इनको ऑस्कर इंडिया को। और छेलो से, जैसे मैंने कहा आपको, इंडिया की थी फीचर फिल्म वाली में। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में मिला है ऑल दैट ड्रीम्स। तो ये डिफरेंस माइनर है, क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से कंफ्यूज करेगा। तो ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में मिला है एलिफेंट विस्परर्स को। अगर डॉक्यूमेंट्री पूछेगा तो ऑल डेट ब्रीथ्स, और अगर इंटरनेशनल फीचर फिल्म पूछेगा, जिसमें छेलो शो गई थी हमारी कैटेगरी में, ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो कि जर्मनी से है। ठीक है, और आरआरआर नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला उन्हें। ठीक है ना, तो ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर एक ओवरव्यू था, इसमें काफी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं आई थिंक। ठीक है ना। Recently, Dina Bolarate became the first female president of which South American nation? हाल ही में दीना बोलराटे किस दक्षिण अमेरिकी देश की राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो दीना बोलराटे कौन सी कंट्री की बनी है, ए चिले, बी पेरू, सी कोलंबिया, या डी अर्जेंटीना। तो साउथ अमेरिका का पहले भी पूछ चुके हैं वो क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो डीना बोलराटे बनी है पेरू की। ठीक, याद रखना ये नाम, डीना बोलराटे, पेरू। अगला, विच फुटबॉल क्लब वन द इंडियन सुपर लीग 2022-23 टाइटल। इंडियन फुटबॉल क्लब कौन सा है जो कि आईएसएल, जो इंडियन सुपर लीग है, जो फ्रेंचाइज, जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे फुटबॉल का आईपीएल समझ लो आप इसे। तो किसने जीता है, बेंगलुरु एफसी, ईस्ट बंगाल, केरला ब्लास्टर्स, या एटीके मोहन बगान। तो ये जीता है एटीके मोहन बगान। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेंगलुरु एफसी ने जो एक टूर्नामेंट जीता था, कौन सा, डुरैंड कप, है ना। तो ये उन्होंने इनको हराया था फाइनल में, अब इन्होंने इनको इसमें हरा दिया। तो एटीके मोहन बगान ने आईएसएल ट्रॉफी जीती है। तो याद रखना, ये आईएसएल एटीके मोहन बगान ने जीती, और फाइनल जो कि कहाँ पे हुआ था, मार्गोआ में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वाज इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया। अब्दुल कादिर पाकिस्तान, शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज, शार्लेट एडवर्ड्स इंग्लैंड, ये वुमेन खिलाड़ी हैं, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जनरली ऑल ऑफ द अबव आ जाता है ना, तो
कंसिडर करना चाहिए उस ऑप्शन को कि वो सही हो सकता है। तो इन तीनों को ही अवार्ड दिया गया। ठीक है ना। विच वॉज द पार्टनर कंट्री फॉर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2023? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का भागीदार देश कौन था? तो एक थीम कंट्री होती है, एक थीम स्टेट होती है। तो ये पूछा थीम कंट्री कौन थी इस साल। ठीक है, तो थीम कंट्री कौन थी? एससीओ थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स थी, आसियान थी, या G20? तो इसका आंसर है एससीओ। ठीक है, तो एससीओ जो है वो थी हमारी थीम कंट्री। और थीम स्टेट कौन सी थी? थीम स्टेट थी अष्ट लक्ष्मी। आप कहोगे ये कौन सी स्टेट है? अष्ट लक्ष्मी मतलब आठ लक्ष्मी, तो आठ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये इनकी पार्टनर जो थी, पार्टनर थीम स्टेट थी और पार्टनर कंट्री थी या थीम कंट्री थी एससीओ शंघाई। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन इस बार लिया है, इंडिविजुअल स्टेट या इंडिविजुअल कंट्री नहीं लिया गया इस बार कोई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 214 डॉक्टर। आगे इस पे वी लगा लो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पहली चीज क्या पता चली, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन है, उसको पूछ सकते हैं किसके नाम पे रखा गया है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और कौन सी जगह पे है, तो ये देख लेते हैं हम। कोलकाता में हुआ है, तो कोलकाता में एक जगह है जोका, तो यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। तो जोका कोलकाता इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये जरूर है, इस तरह भी पूछ सकते हैं कि उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। अगला देख लेते हैं 215। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ी मैं आपको फिगर्स बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट विन द पद्म विभूषण अवार्ड ऑफ द ईयर 2023? तो निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं जीता है? तो पद्म अवार्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो हाईएस्ट अवार्ड होते हैं सिविलियन, भारत रत्न के बाद जो 3 होते हैं, तो वो सारे अवार्ड हम रिपब्लिक डे पे देते हैं। तो 2023 का वो पूछ रहा है कि पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, वो उनमें से किसको नहीं मिला है? राधा चरण गुप्ता, लेट श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, लेट श्री मुलायम सिंह यादव। तो देख लेते हैं किसको नहीं मिला है, तो राधा चरण गुप्ता जी को ये नहीं मिला है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, तो इसका मतलब इनको मिला है लेट श्री बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर की फील्ड से, जाकिर हुसैन जी, मुलायम सिंह जी पॉलिटिक्स की फील्ड से, है ना। तो 3 को मिला है, तो टोटल 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, टोटल 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। तो कौन कौन से नहीं बच गए? अब 3 और, एस एम कृष्णा जी फोर्थ हो गए, फिफ्थ हो गए दिलीप महालनोबिस, इनको मिला है, और श्रीनिवास वर्धन। आपको ये 6 के 6 नाम याद करने हैं। ठीक है ना, तो 6 के 6 ये आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये 6 नाम आप याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, याद रखो। कुछ और चीजें बताते हैं, तो डायरेक्टली जो पूछी जाती हैं कि टोटल अवार्ड कितने मिले थे पद्मा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सबको मिला के टोटल कितने अवार्ड दिए गए हैं इस बारी? 106 अवार्ड दिए गए। ठीक है, 106 पद्म अवार्ड दिए गए, जिनमें से कि 6 जो हैं वो पद्म विभूषण है, ठीक है, 9 पद्म भूषण है, और 91 पद्मश्री है। इसकी ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं 6 कितने मिले हैं, 9 ये पूछ लेंगे आपसे कि कितने मिले हैं। वुमेन को कितने मिले हैं टोटल, ये भी पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि वुमेन को कितने मिले हैं इस साल पद्म अवार्ड। तो 19 वुमेन को मिले हैं। ठीक है, 2 फॉरनर एनआरआई पीआईओ कैटेगरी वाले लोगों को मिले हैं, जो इंडियन रीजन के हैं, तो 2 ऐसे हैं। ठीक है, कौन से हैं अभी याद करने की जरूरत नहीं है। 7 पोस्टहुमसली मिले हैं। ठीक है, मरणोपरांत अवार्ड 7 लोगों को मिला है इनमें से। ठीक है, तो यही 3 फिगर्स आपको याद रखनी है। 19 वुमेन, 2 फॉरनर्स, 7 पोस्टहुमसली, और 106 टोटल, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये 6 नाम जरूर याद रख लेना आप, ठीक है ना। और इनकी फील्ड्स भी पूछ सकते हैं आपसे, फील्ड भी देख लेना एक बार। 215, ठीक है, हो गया। अब 216 पे आते हैं। विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022? तो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बात तो डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड है हमारी,
मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी किसी क्वेश्चन में। और ये हमारा ओडीआई टूर्नामेंट है, वनडे इंटरनेशनल, यानी 50 ओवर टूर्नामेंट है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी हमारा डोमेस्टिक टेस्ट फॉर्मेट का टूर्नामेंट है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो हमारा T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। आईपीएल नहीं है हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट, वो फ्रेंचाइज लीग है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली T20 बेस्ड टूर्नामेंट है। तो ये पूछ रहे हैं विजय हजारी ट्रॉफी किसने जीती थी 2022 की, जो कि 50 ओवर टूर्नामेंट है, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने ये जीती थी। ठीक है, मुंबई ने जीती थी T20 वाली। T20 वाली कौन सी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती थी। ठीक है ना। और सौराष्ट्र ने जीती थी विजय हजारे, जैसे कि इसमें हमने देखा, और प्लस इन्होंने जीती है रणजी ट्रॉफी 2022-23 की, प्रेजेंट डिफेंडिंग चैंपियन है ये इस साल के। ठीक है, तो सौराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, इनके कैप्टन बहुत जयदेव उनादकर, अब तो इंडियन टीम में दोबारा वापसी होगी उनकी। तो वो इनके कैप्टन थे जयदेव उनादकर, लिख देता हूं मैं, जयदेव उनादकर, बॉलर हैं ये, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो तीनों मैंने आपको मेजर ट्रॉफीज के विनर्स बता दिए, इसके अंदर ये पूछे जा सकते हैं। विच इज द इंडिया फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड विलेज? भारत का प्रथम संविधान साक्षर, नहीं ये मैंने गलत, ये फिर से कॉपी में गलत हो गया। भारत का पहला पूरा सौर ऊर्जा से चलने वाला विलेज कौन सा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ए पूवर केरला, बी मलाना हिमाचल प्रदेश, सी जीरो अरुणाचल प्रदेश, या डी मोडेरा गुजरात। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सोलर पावर्ड विलेज भारत का पहला कौन? फुली सोलर पावर, 24 घंटे यहाँ सोलर पावर से ही बिजली आती है। ठीक है ना, पूरा अरेंजमेंट है सारे विलेजेस के घर में। तो ये आंसर है मोडेरा गुजरात का ये विलेज। और ये फेमस किस लिए है मोडेरा? सन टेम्पल। ठीक है ना, सन टेम्पल के लिए फेमस है मोडेरा। तो सन टेम्पल से आपको याद रख लेना है, सन मतलब सोलर, तो मोडेरा। ठीक। विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली आउस्टेड फ्रॉम द यूएन वुमेन? तो ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन इश्यूज से डील करती है, यूएन वुमेन। तो वह कौन सा देश है जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला से बाहर कर दिए गए? तो ए ईरान, बी सऊदी अरेबिया, सी यमन, या डी सीरिया। तो इसका आंसर है ईरान। ठीक है, तो ईरान ने जो वहां पे वुमेन के साथ हुए थे इश्यूज, वहां पे प्रोटेस्ट भी हुए थे, लेडीज ने बाल काट लिए थे प्रोटेस्ट के अंदर। ठीक है ना। तो जो वुमेन को वहां पे सही से ट्रीट नहीं किया जाता, उनकी वजह से इनको यूएन वुमेन से निकाल दिया गया है। चलो अगला देख लेते हैं। 219, वट वॉज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिस्ट? तो इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है। ठीक है ना। तो ये इन्होंने करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को, ये चीज हमें पता चल गई यहाँ से। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रकाशित वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचांक 2022 में भारत को किस रैंक दी रखा गया है? तो 61, 65, 66 या 68? तो इसका सही आंसर है 68। और इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था कि क्या पूछ सकते हैं, टॉप कौन करता है? तो टॉप इसमें फिनलैंड ने किया। ठीक है, और 68 इंडिया का स्कोर जो था, वो मुश्किल बनाएंगे तभी पूछेंगे 58.9। तो फूड सिक्योरिटी के हिसाब से इंडिया की रैंक है 68। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ठीक है, 68 याद रखना है इसमें। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड होता है ना, ग्रीन फील्ड मतलब जो स्क्रैच से बनाया गया शुरू से, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीन फील्ड एयर हवाई अड्डा उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी गोवा? तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन गया है गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे बड़ी बात है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ गोवा में बनाया गया है। तो जो पहले डैम्बोलिन वाला है ना, वो साउथ गोवा में आता है लगभग। ठीक है, तो नॉर्थ गोवा में ये बनाया गया मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है लेट श्री मनोहर पर्रिकर के नाम पे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे ना, तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। अब इससे रिलेटेड एक चीज और, अरुणाचल प्रदेश में भी एक एयरपोर्ट रिसेंटली खोला गया था नया। ठीक है, उसका नाम था डॉनयी पोलो एयरपोर्ट, ये ईटानगर में
रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो डॉनी पोलियो पूछ सकते हैं कहाँ का है पोलो, अरुणाचल प्रदेश का। नॉर्थ ईस्ट में बहुत डेवलपमेंट की है इस बारी, बहुत एयरपोर्ट नए नए खुले हैं वहां पे, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो याद रखना है ये डॉनी। द फेमस मुगल गार्डन हैड बीन रीनेम्ड एज, प्रसिद्ध मुगल गार्डनों का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? शालीमार उद्यान, इंडियन बोटानिकल गार्डन, प्रेसिडेंशियल गार्डन या अमृत उद्यान। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है मुगल गार्डन्स का नाम रख दिया गया है अमृत उद्यान। 222 देखते हैं। आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो एक चीज तो हमें पता चल गई, नई दिल्ली में ये बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप कराया गया था वुमेन का, ठीक है। इंडिया टॉप्स द मेडल टैली, इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे इसके अंदर, और बाकी सिल्वर ब्रॉन्ज 0-0 थे, लेकिन 4 गोल्ड थे तो इसलिए हम टॉप पे थे, फर्स्ट पोजीशन आई हमारी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट विन द गोल्ड मेडल? तो इनमें से किसने नहीं जीता? नई दिल्ली में आयोजित आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की पदक तालिका में शीर्ष पे रहा, निम्नलिखित में से किसने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक नहीं जीता? था ये सारे बॉक्सर्स हैं, किसने नहीं जीता? नीतू गंगास, निखत जरीन, ये वर्ल्ड चैंपियन है अपनी कैटेगरी में, ठीक है ना। बहुत ही प्रतिभावान एक बॉक्सर है ये, वर्ल्ड चैंपियन है यार, वर्ल्ड चैंपियन। लोवलिना बोर्गेन, ठीक है, अगेन ओलंपिक मेडलिस्ट। मैरी कॉम, तो किसको नहीं मिला है? तो मैरी कॉम को नहीं मिला है गोल्ड मेडल इसके अंदर, ठीक। ठीक है, अगला देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी वॉन द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2022? किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2022 जीती है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स ऑनर है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माका ट्रॉफी क्या होती है? ये स्पोर्ट्स की ट्रॉफी है, स्पोर्ट्स के लिए दी जाती है यूनिवर्सिटीज को जिन्होंने स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा काम किया है। कौन देता है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये देती है, ठीक है ना। और ये देती है कि रोलिंग ट्रॉफी फॉर ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स एंड प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने कितना काम किया है, तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में हमने क्या जाना था, ठीक है, ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे उसमें टॉप रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मेडल्स टैली के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया 223। अब हम देखेंगे 224। हु वॉज डिक्लेयर्ड एज द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022? इस पे वेरी वेरी तीन बना देता हूँ इस पे स्टार, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ष 2022 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, ठीक है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इनको दिया गया है, या जो बाइडन कमला हैरिस को दिया गया है, या फिर इलॉन मस्क या ग्रेटा थुनबर्ग। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन इजी इसलिए क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं, ठीक है ना। तो यूक्रेन से रिलेटेड आजकल चल रहा है, तो यूक्रेन को मिला है व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन की, जज्बा जो है ना यूक्रेन में फाइट करने का, उसके लिए इनको दिया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। जो बाइडेन कमला हैरिस, इनको मिला था 2020 में, ठीक है। एलॉन मस्क को मिला था 2021 में, और ग्रेटा थुनबर्ग को मिला था 2019 में। आपको यही याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 225। Who was appointed the governor of as the new who was appointed by the government as the new deputy NSA इन जनवरी 2023? जनवरी 2023 में सरकार ने किसे नया डिप्टी एनएसए नियुक्त किया है, ठीक है। तो एनएसए हमारे यहाँ अजीत डोवल जी हैं, ठीक है ना, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो डेप्यूटी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किन्हें चुना गया है नया गवर्नमेंट द्वारा? ए प्रवीण सूद, बी राजीव धर, सी पंकज कुमार सिंह या डी परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पंकज कुमार सिंह, ठीक है। तो ये हम बाकी भी देख चुके हैं, ठीक है ना। ये वर्ल्ड बैंक की भेज दिया इंडिया ने इनको, ईडी बन गए वहां पे, ठीक है ना। ये एनआईएफ के हैं, ठीक है ना। तो ये पंकज कुमार सिंह जो है ये न्यू डेप्यूटी एनएसए बन गए हैं। हु इज द करंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान चीफ सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सीवीसी कौन है भारत के, पूछ रहे हैं। जैसे हमने अटॉर्नी जनरल देखा, ठीक है ना। तो ये चेंज हो जाते हैं तो आपको उस समय याद नहीं आएंगे।
तो ये पूछ रहे कौन है नए सीवीसी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुरेश एन पटेल, अरविंद कुमार या संजय कोठारी। तो इसका सही आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये इन्होंने, जो इनसे पहले थे वो थे सुरेश एन पटेल, अब बन गए हैं, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 29 मई 2023 में इन्होंने इनसे टेक ओवर कर लिया था, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज 2022 का किसको दिया गया फॉर लिटरेचर, ठीक है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए एलिस बिलित्यास्की, बी स्वांते पैबो, सी एनी एनॉक्स या डी ऑल ऑफ द। अब ऑल ऑफ द अबव की तरफ आपकी नजर जाएंगी, ठीक है, पर ये गूगली टाइप है थोड़ा, ऑल ऑफ द अबव नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनको दिया गया है सैबिब पाबो को, सवंते पाबो को दिया गया है मेडिसिन के लिए, और एलिस बियात्यास्की को दिया गया है पीस के लिए। तीन लोग, तीन मेमोरियल और एक और इंस्टीट्यूशन था ना, उसके लिए दिया गया। ठीक है, तो ये था 227। अब हम देख लेते हैं। हाँ, शेहन करुणा तिलिका वॉन द बुकर प्राइज 2022 फॉर विच नॉवल? शाहीन करुणा तिलिका ने किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2022 जीता है? तो एक हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो मिला है टाइम शेल्टर के लिए, ठीक है ना। अब ये सिर्फ बुकर प्राइज है, मैं बार बार बता चुका हूं आपको बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस है। तो ये पिछले साल 2022 में मिला है शेहान करुण तिलका को। तो इनका नॉवल का नाम क्या है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीदा, द टूम्ब ऑफ सैंड, ऑल नाइट, ऑल ब्लड इज ब्लैक, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द रिंग। तो इसका सही आंसर है ए, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीदा, ठीक है ना। तो ये इनका सब कॉन्टिनेंट बनी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका नाम था चैट्स विद द डेड के नाम से ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। टूम्ब ऑफ सैंड किसकी है? गीतांजलि श्री, जो फर्स्ट इंडियन बनी थी, जिसको जिनको क्या मिला था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये हमने देख लिया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं 229, ठीक है। इन February 2023 यूनेस्को पीस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू, फरवरी 2023 में यूनेस्को पीस पुरस्कार किसे दिया गया था? शांति पुरस्कार। तो ये नोबेल पीस प्राइज होता है, वो मिला था एलिस वेल्तियास्की को, नोबेल पीस। लेकिन ये पूछ रहा है यूनेस्को पीस प्राइज किसे मिला है? शिंजो एबे, एंगेला मर्कल या व्लादिमीर जेलेंस्की। तो भाई ये मिला है एंगेला मर्कल को। अब यहाँ पे आप व्लादिमीर जेलेंस्की कर सकते हो, बहुत लोग, अगर आपको नहीं पता तुक्का मारोगे तो यही करोगे। आंसर है एंगेला मर्कल को दिया गया है, ठीक है ना, जो इन्होंने रेफ्यूजीज के लिए काम किया ना, बेसिकली जर्मनी में उनको बसाने के लिए, तो उनके लिए इनको दिया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 230। ट्वेल्थ एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो वॉज हेल्ड इन गांधीनगर। व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो? डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। डिफेंस एक्सपो की थीम क्या थी? इन्वेस्ट फॉर डिफेंस, आत्मनिर्भर सुरक्षा, पाथ टू प्राइड, इंडिया द इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो इनकी क्या थीम थी 2023 की, 22 की? तो इसका आंसर है पाथ टू प्राइड, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, व्हाट वाज इंडियाज रैंक आउट ऑफ 121 कंट्रीज? इसमें भी बहुत बवाल हुआ था, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में भारत की रैंक क्या है? अब क्यों हुई थी? क्योंकि इसमें जो एशिया में ज्यादातर कंट्रीज हमसे ऊपर दिखा दी गई थी, अफगानिस्तान को छोड़ के, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका, जबकि वहां पे जो हालात थे वो सबने देखे थे, उसके बावजूद हंगर इंडेक्स में वो हमसे अच्छे थे। तो ये इंडिया ने कहा था ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसलिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इंडिया की रैंक इन्होंने क्या बताई थी? 107, 112, 115 या 121? तो इसका आंसर है 115, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक है वो 6 प्लेसेस स्लिप कर दी थी, मतलब 2021 में जो रैंक थी उससे हम 6 प्लेसेस नीचे आ गए थे, 109 थी, 115 आ गए थे, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको दो करते हैं पब्लिश, कंसर्न इंस्टीट्यूशन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये वो है, और प्लस वेल्ट, जर्मनी का है वेल्ट हिल्फे। ये दो करते हैं, वेल्ट हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। वेल्ट हिल्फे मतलब वर्ल्ड हेल्थ, जर्मन में मतलब होता है, वेल्ट हिल्फे कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलके करते हैं इसको रिलीज। और इंडिया को 115वीं पोजीशन पे रखा गया था। और इंडिया की कैटेगरी जो थी
वो थी सीरियस कैटेगरी, सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे, सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि 6 इंडिकेटर्स, जो जो इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, सॉरी 4 इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली। इंडिकेटर्स आपको बता देता हूँ। तो पहला होता है अंडर नरिशमेंट, ठीक है। दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो इसके बेसिस पे ये कहते हैं कि हम रैंक करते हैं, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ठीक, अगला देख लेते हैं। द टू 232 द बोरक्सा मोबाइल ऐप हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट डील्स विद व्हाट? बोरक्सा मोबाइल ऐप हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च की गई है, ये किससे संबंधित है? तो आंसर मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, ये वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये असम में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने वहां पे लॉन्च की थी बोरक्सा मोबाइल ऐप। ठीक है, वुमेन सेफ्टी और वहां पे की जो वुमेन स्कीम्स हैं पूरी स्टेट की, वो सारी इस ऐप के अंदर है। वहां पे सेफ्टी के लिए आप इसमें नंबर्स अलग अलग दे रखे हैं, उसको डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप डायल हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं इसके अंदर। तो ये असम से रिलेटेड है और वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, बोरक्सा मोबाइल ऐप। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ जून 2023? जून 2023 तक भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या नेशनल पीपल्स पार्टी? तो इसका आंसर है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब इलेक्शन रिसेंटली हुए थे ना मार्च में, उसके बाद ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो क्राइटेरिया है, ठीक है, क्राइटेरिया पे नहीं जाएंगे, 2 क्राइटेरिया पॉलिटी वाली वीडियो में हमने देखे हैं वो क्राइटेरिया। ठीक है, तो उसके क्राइटेरिया के बेस पे कुछ पार्टीज को इंक्लूड किया था, नेशनल पार्टी के स्टेटस दिया था, और कुछ को हटा लिया था। तो तृणमूल कांग्रेस जो थी उसका जो स्टेटस है वो छीन लिया गया था। तो किस किस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था नेशनल स्टेटस से? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। टीएमसी को कर दिया था, ठीक है, एनसीपी को कर दिया था, कम्युनिस्ट नेशनल जो वो वहां पे जो है शरद पवार वाली पार्टी, ठीक है, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनको हटा दिया था, इनके ऊपर से हटा दिया था। और दिया किसको? आम आदमी पार्टी को दे दिया था। तो अब टोटल 6 पार्टी बची हैं जो कि नेशनल पार्टी हैं इंडिया में। ठीक है, तो 3 तो यही होगी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, और बाकी 3 कौन सी हैं? बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम मार्क्सिस्ट वाली। तो ये 6 पार्टीज अब बची हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। टीएमसी इतना बड़ा मतलब ऑपोजिशन पार्टी है, फिर भी उसको नेशनल स्टेटस नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन में डाला था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये तो हमने देख लिया। अगला देखेंगे अब इससे। हाँ, किरित पारिक कमेटी रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हाट? हाल ही में खबरों में रही किरित पारिक कमेटी समिति किससे संबंधित है? तो विड्रॉल ऑफ 2000 रुपी नोट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बैन ऑन डीजल व्हीकल्स या गैस प्राइसिंग? ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। ठीक है ना, तो ये जो है बैन ऑन डीजल वाला हमने देखा था, तरुण कपूर कमेटी थी। ठीक है, और जो ये वाली है किरित पारिक, ये गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है। जो आपके घर में गैस आती है या जो गाड़ियों में आप डलवाते हो, उसकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए? फैक्ट्रीज में जो दी जाती है, फर्टिलाइजर्स में यूज होती है जिनमें मैक्सिमम, तो उनकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन उससे रिलेटेड है। तो ये किरित पारिक कमीशन की गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है। What was India's rank in the World Bank Logistic Performance Index 2023 टॉप बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर? यार इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2018 के बाद अब ये लाया गया है इंडेक्स। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है वर्ल्ड बैंक। तो पहली बात तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, कि कैसे वो माल आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो इंडिया के अंदर, या शिपिंग से रिलेटेड, जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है बेसिकली, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग करता है कंट्रीज की। तो ये वर्ल्ड बैंक करता है पब्लिश, पहली बात। टॉप किसने करा? फिनलैंड और सिंगापुर ने। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इंडिया की रैंक क्या थी? तो इंडिया की रैंक थी इसमें 38। बहुत इंप्रूव करा है इंडिया ने इसके अंदर, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आप 5-6 सालों का देखोगे तो बहुत ज्यादा काम हुआ है हमारे हाईवेज पे, शिप पोर्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस रहा है गवर्नमेंट का। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया उन 4 सालों में, 2018 के बाद। लेकिन हमने जो जंप करा है, पिछली बारी हम थे 44th पे, और इस बार अब हम आ गए हैं 38th पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है ना, और जो 6 इंडिकेटर्स के बेसिस पे इसमें
रैंकिंग होती है, ठीक है। उसमें से हमने 4 में प्रोग्रेस किया है और 2 में नहीं किया है। तो 4 जो प्रोग्रेस की है मैं आपको बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनेशनल शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, ये कैटेगरी है। टाइमलीनेस, ठीक है, एंड क्वालिटी एंड लॉजिस्टिक क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस, ये हमने इंप्रूव किए हैं। और जो नहीं किए हैं वो है कस्टम्स, ठीक है, और कौन से नहीं करा हमने, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। तो इनमें हमें वर्क करने की जरूरत है। तो रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 38, ये हमने इंप्रूवमेंट किए। लाइन आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं कि हमने 4 में से 6 में करा है कि 3 में से 6 में करा है। तो 4 में से 6 में इंप्रूव, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, 2018 के बाद अब आए, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं 236। इन अप्रैल 2023 विच कंट्री हैज लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। अप्रैल 2023 में किस देश ने 7 बड़ी बिल्लियां, मतलब बिग कैट्स के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का लॉन्च किया है? रशिया, चाइना, इंडिया या बांग्लादेश? तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मोदी जी ने करा है इसे लॉन्च। तो ये इंडिया ने इसको लॉन्च किया है इंटरनेशनल लेवल पे। जो टाइगर्स वगैरह हैं उन सब की बिग कैट्स जो है वो 7 बिग कैट्स हैं, उनको संरक्षण के लिए ये करा गया है। कौन सी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले जो आपको जानने वाली इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको पहले इनको इंडिया में कहाँ पे लॉन्च किया था? मैसूरू में, मैसूरू कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स कौन से हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। तो इसके अंदर अराउंड 97 कंट्रीज कह रहे हैं, इनका टारगेट है कि जो टाइगर रेंज या जो ये बिग कैट रेंज कंट्रीज है इनको इनका मेंबर बनाया जाएगा और वर्ल्ड लेवल पे एक कोलैबोरेटेड एफर्ट होगा ये इनका संरक्षण करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा काम भी किया है, आपको पता ही है, टाइगर संरक्षण में हमने नंबर्स जो बढ़ाए हैं। तो इसका 5th टाइगर सेंसस भी आपको बता देता हूँ, आया था रिसेंटली 2000, 5th टाइगर सेंसस 2022 में आया था। इसमें काउंटिंग हुई थी टाइगर्स की, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इसके भी। पूछ सकते हैं कितने टाइगर्स हैं? 3167 टाइगर्स है मिनिमम इंडिया के अंदर। तो ये मिनिमम फिगर दी है इंडिया के अंदर इन्होंने 5th टाइगर सेंसस में। और इससे रिलेटेड लास्ट चीज कि टाइगर डे हम कब बनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे, तो ये हम मनाते हैं 29 जुलाई। ये भी आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हमने करी हैं। और ये लॉन्च किसके उस 50 ईयर्स पे करा है ये पूछ सकते हैं। 50th एनिवर्सरी थी किसी चीज की, उस पे पीएम मोदी ने लॉन्च किया है इसे। तो 50th एनिवर्सरी थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था ना 1973 में, उसके संरक्षण, टाइगर के संरक्षण के लिए, तो उसके 50वीं वर्षगांठ पे ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी 8-9 चीजें बता दी मैंने आपको इसके अंदर, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं आप 237। पीएम मोदी विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट बेसाइड डे परेड 2023 सेलिब्रेशन ऑन 14th जुलाई 2023, ठीक है। तो बेस्टाइल डे इज द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो बेस्टाइल डे पे जा रहे हैं पीएम मोदी अभी 14 जुलाई को। चीफ गेस्ट, जैसे हमारे रिपब्लिक डे होता है, तो ये नेशनल डे है किसी कंट्री का, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि किस कंट्री का ये नेशनल डे है जिसमें कि पीएम मोदी को चीफ गेस्ट बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे हम चीफ गेस्ट बनाते हैं ना, अब्दुल फतेह अल सीसी थे इस बार हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे। तो ये किस देश का है, ठीक है। तो फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड या स्कॉटलैंड? तो फ्रांस का है ये। पीएम मोदी अभी फ्रांस के दौरे पे गए हैं, तो ये इसी में चीफ गेस्ट बनेंगे, ठीक है ना। बेस्टाइल डे पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, ठीक। अगला चलते हैं। वेयर वाज द Y20 G20 यूथ G20 मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स? खेल और युवा मंत्रालय द्वारा Y20 की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेयर समिट, जो U20 जिसको की कहा गया, G20 हम होस्ट हैं तो अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। ये अहमदाबाद में हुआ है। SAI Sai 20, ये ऑडिटर्स वाली, ये हमने देखी थी कहाँ हुई थी, जिसमें हमारे जीसी मुर्मू हेड थे, ये थी गोवा में। L20 लेबर इश्यूज की, ये पटना में हुई थी। टूरिज्म 20 वाली कहाँ हुई थी? 3 मीटिंग, एक तो श्रीनगर में और सिलीगुड़ी और रन ऑफ कच्छ। तो ये हमने देखी थी। तो ये पूछ रहा है कि यूथ वाली कहाँ हुई थी? तो यूथ वाली हुई थी, इसका सही आंसर है ले क्या।
ठीक है, तो अब याद रख सकते हो कि यूथ की फेवरेट डेस्टिनेशन ले एडवेंचर से रिलेटेड। ठीक है ना। आगे चलते हैं अब हम 239 के ऊपर। ठीक है, तो इन मार्च 2023 द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंज जैक्स 23 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड आर्मी ऑफ विच कंट्री। मार्च 2023 में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजैक्स का पहला संस्करण आयोजित। अब तो ये फर्स्ट संस्करण था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिंजैक्स किससे रिलेटेड है? फ्रांस, यूके, यूएसए या जर्मनी? ठीक है, सही आंसर है फ्रांस। तो ये फर्स्ट एडिशन है। इसका फॉर्मेट अलग था। फ्रांस से हमारी ऑलरेडी बहुत होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये अलग फॉर्मेट की हुई थी इसलिए फर्स्ट एडिशन बोला गया फ्रिंजैक्स। ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग थे। तो हम फ्रांस के साथ कौन कौन सी करते हैं वो बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ, ये वाली हुई थी तिरुवंतपुरम केरला में। ठीक है, और अदर एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ कौन कौन सी करते हैं? आर्मी। आर्मी की एक्सरसाइज कौन सी होती है फ्रांस के साथ? शक्ति। ठीक है, सारे ये गॉड के नेम है। अब ये याद करना बहुत आसान है। ठीक है, नेवी की किससे होती है? वरुणा। आसान है याद करना। एयरफोर्स की गरुड़ा। तो ये सारे गॉड के नेम है। वरुण मतलब वो जल, गरुड़ जो हमारे थे, है ना, ईगल वाले, और ये शक्ति आर्मी। तो इजी है, बहुत इजी याद करना। और ये फ्रिंजैक्स जो है वो फ्रांस के साथ ही हमने शुरू करी, अलग फॉर्मेट है, ये फर्स्ट एडिशन था। Who won the BBC Indian Sportswoman of the Year Award 2022? BBC Indian Sportswoman of the Year Award किसने जीता? निखत जरीन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियन, विघ्नेश फोगट रेसलिंग चैंपियन, और या डी मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। ठीक है, तो इन्होंने क्या जीता था? मीराबाई चानू ने सिल्वर एट टोक्यो, ठीक है ना, ओलंपिक्स जीता था। ठीक है, और टेबल टेनिस प्लेयर जो है, टीटी प्लेयर भवीना पटेल, ये नाम याद रखना। इनको मिला बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट्स वुमेन। ठीक है, तो ये पैरा स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड इनको दिया है। और इन्होंने भी जीता था सिल्वर एट पैरा ओलंपिक्स 2020, जो कि टोक्यो जापान में हुए थे पैरा ओलंपिक्स के। तो भवीना पटेल नाम याद रखना है आपको। ठीक है, और मीराबाई चानू बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020। अगला देख लेते हैं। इन मार्च 2023 वो वान थोंग हैज बीन इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ विच आसियान कंट्री। मार्च 2023 में वो वैन थुआंग को किस आसियान देश का राष्ट्रपति चुना गया? ए थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस या वियतनाम? तो ये वियतनाम के जो है राष्ट्रपति बने वो वैन थोंग। और इनसे पहले कौन से थे? इनसे पहले थे, ये भी नाम इंपॉर्टेंट, आपने सुना भी होगा कई लोगों ने जो फॉलो करते हैं वर्ल्ड, न्यूगियन जुआन फुक। ये वियतनाम के इनसे पहले प्रेसिडेंट थे। अब बन गए हैं वो वान थोंग। ठीक है, 242 इन फरवरी 2023 विच यूरोपियन क्लब वन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022। फरवरी 2023 में किस यूरोपीय क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 जीता? तो फीफा का ये क्लब वर्ल्ड कप है। ठीक है, तो कंट्रीज का नहीं है, अलग अलग देशों के क्लब्स खेलते हैं इसके अंदर। क्लब का वर्ल्ड कप है, ये किसने जीता है? कौन से क्लब ने जीता है? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी या रियल मैड्रिड? तो मैंने आपको बताया था कहीं पे भी हो तो क्या कर देना आपने, मैनचेस्टर सिटी। पर इसका आंसर मैनचेस्टर सिटी नहीं है। मैनचेस्टर सिटी ने कौन कौन से जीते हैं? यूएफए चैंपियंस लीग, ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग और एफए कप। बार्सिलोना ने क्या जीता है? ला लीगा। ठीक है, रियल मैड्रिड जो है उसने जीता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जो कि करा इसका फाइनल हुआ था रब्बात, मोरक्को में। ठीक है, और इन्होंने हराया सऊदी अरेबिया के अल हिलाल क्लब को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल मैड्रिड ने फीफा वर्ल्ड कप क्लब वाला जीता है, ये आपको याद रखना है। रियल मैड्रिड ऐसे ही करते हैं ना स्पेल वो। सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित की गई? कोलकाता, कटक, डिब्रूगढ़ या लखनऊ? तो इसका आंसर है कटक। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? थीम थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च। इतना ही याद रखो, आगे भी बहुत बड़ी है पर पूरा आप याद नहीं कर पाओगे। कीवर्ड यही है, ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस, ये पूरी थीम है। आपको याद कर रखना है ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च। अगला देख लेते हैं 244। ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 हेल्ड इन दुबई यूएई। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है
ये हुआ था दुबई यूएई में आयोजित किया गया था। इसका विषय क्या था, थीम क्या थी? बिल्डिंग सिटीज फॉर द फ्यूचर, द टेक्निकल रीसन रेनेसांस शेपिंग अ फ्यूचर, ट्रांसफॉर्म फ्यूचर, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स ये ऐसे याद कर लो 2023 का, और दुबई में हुआ था ये। ठीक है, कि बाकी सारे भी इसी के हैं, थीम्स पुराने सालों की हैं पर ये। ठीक है ना, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूएई, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट का समिट है तो गवर्नमेंट्स को ही हम शेप करेंगे। अगला देख लेते हैं। रुचिरा कंबोज वॉज इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ 16 सेकेंड सेशन ऑफ विच यूएन बॉडी? रुचिरा कंबोज जो को संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस पे भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये इंडियन है रुचिरा कंबोज, तो इनको यूएन बॉडी के किसी का चेयर चूज करा गया है 62वें सेशन का। तो कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कौन सी है? यूएन कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यूएन वुमेन, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज? तो ये आपको याद रख लेना, यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है इसका आंसर, जिसकी की रुचिरा कंबोज जो है चेयर बन गई है या चेयरपर्सन बन गई है 62nd सेशन की। ठीक है, 246। ठीक है, इन जनवरी 2023 यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। व्हाट इज इट कॉल्ड? जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो लॉजिस्टिक पोर्टल जैसे लॉजिस्टिक रैंकिंग वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां 38 रैंक थी तो ग्लोबल वाले में इंडेक्स में, तो इसका पूछा गया कि पोर्टल का नाम क्या है? लोटस, सागर समृद्धि, कार्गो, या मरीन? ठीक है, तो लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट के लिए एक पोर्टल है, उसका नाम है सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल कॉल्ड मरीन। मरीन उसका नाम है। टू रिड्यूस, अभी इसका काम क्या है? टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम डिलीवरी, उससे क्या होगा? ट्रेड को इंप्रूवमेंट होगी। तो मरीन इसका नाम है, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पेयर? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। उस स्पेयर पुस्तक के लेखक कौन है? रिसेंट है ये। ठीक है, जनवरी फेब की ये न्यूज है। प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी, किंग चार्ल्स, या क्वीन कैमिला? ठीक है, तो रॉयल सारे ऑथर्स हैं, तो इनमें से कौन सा ऑथर है जिनने ये स्पेयर बुक लिखी है? तो इसका आंसर है प्रिंस हैरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला। पोप बेनेडिक्ट 16 पास्ट अवे इन दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर 2022 को पोप जो थे बेनेडिक्ट 16 वो उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज द नेटिव ऑफ विच कंट्री? उनका निधन हो गया था तो वो कौन से देश के मूल निवासी थे? जर्मनी, यूके, फ्रांस, या इटली? तो इसका सही आंसर है जर्मनी के थे वो। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूँ। ही वॉज द फर्स्ट पोप टू रिजाइन इन 600 ईयर। 600 साल में पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने रिजाइन किया ड्यू टू इल हेल्थ। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। आई थिंक 2013 में करा था इन्होंने रिजाइन। ठीक है, और जो प्रेजेंट पोप है हमारे अभी यहाँ पे हमारे वर्ल्ड के, तो अभी जो प्रेजेंट पोप है उनका नाम है पोप फ्रांसिस। ठीक है, पोप फ्रांसिस है, इनका पूरा नाम है पोप जॉर्ग मारियो बर्गोगिलियो। ठीक है, ये नाम है, स्पेनिश नाम है आई थिंक ये। और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। साउथ अमेरिकन नेशन अर्जेंटीना के हैं पोप फ्रांसिस। ठीक है, तो ये पहले पोप हैं जो कि अमेरिका से हैं और सदर्न हेमिस्फेयर से हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी कौन है? पोप फ्रांसिस जॉर्गे मारियो बर्गिलिलो, अर्जेंटीना के। ठीक है, 249 देख लेते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, या 27 मार्च? तो ये है 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम पूछ लेंगे, वो थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो ये बहुत आसान है, बी से है तो ऐसे आपको याद करनी है। हैप्पीनेस डे की है ये, तो हैप्पी कब हो गए आप? जब माइंडफुल हो गए, ग्रेटफुल या काइंड हो गए, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है ना, और ये यूएन का ही एक इवेंट होता है, यूनाइटेड नेशन का। इससे रिलेटेड और चीजें, 22 मार्च को वर्ल्ड, हमने देखा था पिछली बारी, वर्ल्ड वाटर डे, जिसपे वो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 46 ईयर बाद, तो वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं हम। 24 मार्च को मनाते हैं हम वर्ल्ड
ट्यूबरकुलोसिस डे, ठीक है। और 27 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का, बहुत अच्छी सीरीज रही है तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2023 अंतर्राष्ट्रीय, ये हिंदी वाला माफ करना फिर से, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो वो नेशनल वोटर्स डे का जो है वो क्या थीम थी, ठीक है। तो पहली बात तो ये हम वोटर्स डे मनाते हैं कौन सी तारीख को, तो हम मनाते हैं 25 जनवरी को। अब 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1900 जो ये हमारा बना था 1950 में, तो इलेक्शन कमीशन 1950 में बना था 25 जनवरी, तो उसको ही हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और ये वोटर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि वोटिंग करा करो भाई, अपना अधिकार का यूज करा करो। तो इसकी थीम पूछी गई है 13th नेशनल वोटर डे की क्या थी, जो कि 2023 में मनाया गया 25 जनवरी 2023, ठीक है ना। तो इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल पार्टिसिपेटिव, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, मेकिंग आवर लाइव्स वोटर एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, इलेक्टोरल, सारे मत याद करना, जो सही है सिर्फ वो याद कर लो इसमें से। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, कि मैं वोट करूंगा, ठीक है। वोटिंग ऐसा कुछ नहीं, मैं जरूर वोट करता रहूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये सारे यही याद कर लो आप, ठीक है ना। आई वोट फॉर श्योर। तो दोस्तों ये थे हमारी द रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हमने 250 एमसीक्यूज कवर करे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 750 से 1000 के बीच ये एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम करे थे मैंने इस तरह से करे थे कि, और ऑप्शन उनके ऐसे फ्रेम करे थे कि ज्यादा से ज्यादा हम डिस्कस कर सकें कम से कम टाइम में। तो मैं आशा करता हूँ ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहां तक वीडियो देखा है, सीरीज देखी है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जिससे कि हमारी चैनल को सपोर्ट मिले, और वही एक रिवॉर्ड भी है हमारा इतनी मेहनत करने का आपके साथ। तो दोस्तों हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।